नमस्कार। कल तक हम देख चुके थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के क्रम में कंपनी का शासन देखा था हमने। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, और जिसमें हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें जो बंगाल का गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे थे, वारेन हेस्टिंग्स को। और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट देखा था, और 1773 में आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। और इसके बाद में 1784 में एक नए बोर्ड की गठन कर दिया गया था, नियंत्रक बोर्ड का गठन कर दिया गया था, जिसको राजनीतिक मामले दे दिए गए थे, और निदेशक मंडल था जिसके हाथ में व्यापारिक मामले थे। और उसके बाद में युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर रख दिए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, जिसमें लॉर्ड मैकाले को एक अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल कर दिया जाता है, जो विधि मामलों के जानकार थे। और इन्होंने ही सिविल सेवकों की परीक्षा के चयन के लिए एक बात कही थी। सबसे पहले उन्होंने बात रखी थी आयोजन के लिए, लेकिन जो निदेशक मंडल था उसके विरोध के कारण ये समाप्त कर दिया गया था। फिर इसी में 1833 के चार्टर अधिनियम में धारा 87 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय प्रजा के साथ में क्षेत्र, वर्ग, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस 1853 के चार्टर अधिनियम में जो अस्थायी विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, इनको स्थायी कर दिया गया था। और इनकी ही अनुशंसा पर 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। और इसमें कहा गया था कि जो भी हम कार्य करेंगे, मतलब सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा का आयोजन कराया जाना है वो ब्रिटेन में होगा, और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसके बाद में क्या हुआ था कि इसके बाद जो अगला पॉइंट था इसी में कि इस 1853 के चार्टर अधिनियम में एक बात और कह दी थी कि कंपनी का शासन जब तक रहेगा जब तक किसकी इच्छा होगी, संसद की इच्छा होगी। इसके बाद में क्या होता है, 1857 में क्रांति हो जाती है। फिर 1858 का अधिनियम भारत में लागू कर दिया जाता है। और जो भारत का गवर्नर जनरल था, ये भारत का वायसराय कहलाने लगा, और इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और नियंत्रक बोर्ड, निदेशक बोर्ड, जो नियंत्रक बोर्ड था, निदेशक बोर्ड था, दोनों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इनकी जगह पर कौन आ गया, इनकी जगह पर भारत सचिव का पद सृजित कर दिया गया। कौन कर दिया गया, भारत का सचिव। भारत का सचिव जब आ जाता है तो फिर बात आगे बढ़ती है। फिर 1861 का भारत परिषद नियम आता है। तो 1858 के अधिनियम के पहले पहले जब 1857 में क्रांति हो जाती है, तो उस समय अंग्रेजों के दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि हमें भारत पर शासन करना है, और भारत पर शासन करने के लिए हमें भारत के लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे भारतीय लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि 1861 में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ दिया गया, जो कैसे थे, गैर सरकारी सदस्य थे, इनको मनोनीत कर दिया गया। और जो वायसराय की परिषद थी और अतिरिक्त सदस्य थे, इसको मिला करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया। और 1861 में ही क्या किया, कानून बनाने का अधिकार मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, मतलब मद्रास और बम्बई जो प्रांत थे उनको भी दे दिया गया। और इसके बाद में यहाँ पर 1861 में एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो तुम्हारा 1861 का था अधिनियम, इसमें एक इम्पोर्टेंट और बात आती है, आपातकाल की बात कर देते हैं। किसकी बात कर देते हैं, आपातकाल की। जब ये आपातकाल की बात कर देते हैं तो इस आपातकाल में क्या होता है कि जो भारत का वायसराय है, यानी वायसराय है, कौन था, 58 में तो कैनिंग था, वो प्रथम वायसराय था। 61 में क्या होता है, वायसराय के पास में अधिकार आ जाता है कि वो बिना किसी की संतति के, मतलब स्वयं निर्णय ले सकता था आपातकाल लगाने के लिए। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखनी है कि आपको 1853 सॉरी 1853 नहीं, 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या होता है, धारा 87। जो धारा 87 थी, इसमें क्या था, भारतीय प्रजा के साथ में वर्ग, रंग, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये आपातकाल की संतति करने का जो अधिकार मिल गया था, बिना किसी की मदद के, मतलब बिना किसी की जानकारी के कुछ भी अपने आप में निर्णय ले सकता था। तो ये भी आपको याद करके रखना है। और बनारस के राजा सरदेव नारायण सिंह जुड़ जाते हैं। फिर 1892 में क्या होता है कि जो अस्थायी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य थे, इनकी संख्या बढ़ा करके 10 से 16 कर दी जाती है 92 में। और इनको थोड़े से अधिकार दे दिए जाते हैं कि प्रश्न पूछ लो, बजट पर चर्चा कर लो। ठीक। जब इसके बाद में 1909 का था मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि जो भारत के सचिव थे मार्ले, और मिंटो थे भारत के वायसराय। और इन्होंने सुझाव दिया था कि 1909 में दो चीज़ें आई। पहली चीज़ ये आई कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनको विधि सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद मतलब सरकारी परिषद, उसमें इनको सम्मिलित कर लिया गया था, और इनका कार्य था विधि सदस्य के तौर पर इनको शामिल किया गया था। दूसरा था कि जो अतिरिक्त सदस्य थे, पहले कितने किए गए थे, 6 से 12 किए गए थे, फिर 10 से 16 कर दिए गए थे, और फिर इसके बाद में कितने कर दिए, अधिकतम संख्या इनकी क्या कर दी गई, 60 कर दी गई।
ठीक। इसके बाद में एक और बात आती है सांप्रदायिक निर्वाचन। किसकी बात आती है? सांप्रदायिक निर्वाचन की। सांप्रदायिक निर्वाचन, जैसे ही सांप्रदायिक निर्वाचन की बात आ जाती है तो सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या होता है कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है 1909 के अधिनियम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्वैत शासन की शुरुआत कब से हुई है। देखो, द्वैत शासन की समाप्ति है, द्वैत शासन की शुरुआत। द्वैत शासन की शुरुआत नहीं है, सॉरी, ये सांप्रदायिक निर्वाचन है। 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन है। और 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन, मतलब दोहरी शासन की दोहरी व्यवस्था। मतलब शासन कितने लोग करेंगे? 2 लोग करेंगे, और दोनों सामंजस्य करेंगे, दोनों के विषय बांट दिए जाएंगे। केंद्र के पास में अलग विषय होंगे, राज्यों के पास में अलग विषय होंगे, फिर राज्य भी क्या करेगा? विषय को बांटेगा। ठीक है। तो इसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है 1919। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है तुम्हारा द्वैत शासन। द्वैत शासन में क्या होता है कि उच्च सदन और निम्न सदन 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये क्या होता है? काउंसिल का स्टेट और लेजिस्लेटिव, काउंसिल का स्टेट उच्च सदन होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली निम्न सदन होता है। और विषयों को भी विभाजित कर दिया जाता है। केंद्र सूची और राज्य सूची में क्या करते हैं? विषयों को विभाजित कर जाते हैं। और राज्यों पर भी केंद्रों का नियंत्रण रहता है। तो मतलब केंद्र में क्या होता है? एक सरकार होती है, इसलिए क्या होता है? एकात्मक बना रहता है इसका स्वरूप। ठीक है। इसके बाद में एक बात और कर दी कि जो वायसराय की परिषद में 6 सदस्य होंगे, उनमें कमांडर इन चीफ को छोड़ करके शेष 3 को क्या कर दिया गया? भारतीय होना आवश्यक कर दिया। महिलाओं को मत देने के अधिकार की बात की, ये इंपॉर्टेंट है। 1919 में किसको राइट मिला वोटिंग का? फीमेल को, मतलब महिलाओं को वोटिंग का जब राइट मिल जाएगा तो फिर वो क्या करेंगी? उनके पास अधिकार आ जाएगा। इसके बाद में क्या किया उन्होंने? लोगों को अधिकार देना स्टार्ट कर दिया। कर, संपत्ति और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार देना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद क्या होता है? द्वैत शासन और पृथक बजट। 1919 में 2 चीज़ें याद करनी है, द्वैत शासन और पृथक बजट। द्वैत शासन में क्या होता है? विषयों का विभाजित कर देते हैं, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में। द्वैत शासन में 2 कर देते हैं, विषयों का विभाजन कर देते हैं। ये आरक्षित हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, ये आ जाएगा हस्तांतरित आ जाएगा। आरक्षित विषय में क्या आ जाएगा तुम्हारा? वित्त, पुलिस, सिंचाई आ जाएगा। मतलब वित्त, फाइनेंस का काम, पुलिस सामाजिक नियंत्रण का काम, यानी कि सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था की तैनाती। इसके बाद सिंचाई का कार्य, सिंचाई का कार्य होगा तब उत्पादन ज़्यादा होगा। हस्तांतरित समय कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक। इसके बाद क्या होता है? ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त नामक नए पद का गठन कर दिया था। कब किया था? 1909 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है। इसके बाद एक और बात कर दी 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि जो भारत का सचिव है, इसका वेतन जो भारत के राजकोष से दिया जा रहा था अब नहीं दिया जाएगा। अब किससे दिया जाएगा? ब्रिटिश के राजकोष से दिया जाएगा। इसके बाद में 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कर दी जाती है और प्रत्येक 10 वर्ष बाद वैधानिक समीक्षा की बात कर देते हैं। 1909 में कह देते हैं कि हम प्रति 10 वर्ष में क्या करेंगे? वैधानिक समीक्षा करेंगे। किसकी वैधानिक समीक्षा करेंगे? किसकी वैधानिक समीक्षा करेंगे? ये जो कानून बना रहे हैं इनकी समीक्षा करेंगे, भारतीयों को खुश करने के लिए। वो समय था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। सारे क्रांतिकारी, सारे नेता कांग्रेस के और समाज के नेता या अन्य दलों ने, जो छोटे छोटे दल उभर करके आ रहे थे, उनके नेता या फिर धर्म सुधार, समाज सुधार के आंदोलन चलाने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत उस समय आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, अपनी हिस्सेदारी का दिखा रहे थे। अंग्रेज़ सरकार एक तरफ कमज़ोर हो रही थी, दूसरी तरफ भारतीय मजबूत हो रहे थे। अंग्रेज़ सरकार प्रयास कर रही है भारतीयों को दबाने का या उनको उलझाने का, कानून के माध्यम से उनको परेशान करने का या फिर डिले करने का चीज़ों को। सीधा सीधा कहें तो इफ़ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम, ये फॉर्मूला चल रहा था। कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, वो कन्फ्यूज़ कर रहे थे। भारत के लोग अपनी तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेज़ों का बहिष्कार कर रहे थे, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे। इस तरीके से कार्य प्रारंभ होता है। तो फिर क्या होता है कि 1929 में साइमन कमीशन, मतलब आयोग आना था, जो वैधानिक समीक्षा की जा रही थी, तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाना था। तो ये आयोग आना था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही आ गया। जब आयोग 2 साल पहले आ गया तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ कहीं ना कहीं परेशान हो गए, तभी तो 2 साल पहले आयोग लेकर के आए। तो आयोग आता है, उसका नाम करते हैं साइमन। साइमन इसलिए नाम कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति था जो प्रमुख था, साइमन था, उसी की देख रेख में ये आयोग आया था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया था? साइमन आयोग दे दिया गया। 1919 के एक्ट की समीक्षा करने तथा संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में 7 सदस्यीय, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। एक आयोग साइमन कमीशन, मतलब साइमन आयोग आता है भारत। सभी दल इसका बहिष्कार करते हैं। ठीक है। एक नारा निकलता है यहाँ से, साइमन गो बैक। किसका नारा निकलता है? साइमन गो बैक, की मतलब साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय लाहौर प्रदर्शन में
अपना प्रदर्शन चल रहा था, लाला लाजपत राय भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। लाला लाजपत राय की पुलिस से भिड़ंत होती है, उनकी टीम की पुलिस द्वारा उनकी लाठी से पिटाई की जाती है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही मृत्यु होती है तो फिर एक और तेज़ी से इसका प्रचार हो जाता है कि साइमन गो बैक का और तेज़ी से प्रतिक्रिया होने लगती है, कि मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिक्रिया और तेज़ी से बढ़ने लगेगी। फिर आगे क्या होता है कि जब साइमन कमीशन आया 27 में आया, रिपोर्ट अपनी कब करी? 1930 में प्रस्तुत करी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। हालांकि हम परीक्षा के स्तर की जब तैयारी करते हैं तो हमें पता होता है कि ये कि आया कब, अब इसने रिपोर्ट कब दी ये हम भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बन सकता है कि साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो ये 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में क्या करता है, इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमें देखनी होगी। कमीशन ने केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक सुधार को आवश्यक नहीं माना, अनुचित समय का हवाला दिया है। साइमन आयोग हवाला देता है कि ये जो समय है सही नहीं चल रहा है, भारत के लोग नहीं मान रहे हैं और हम इन पर केंद्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये ठीक है, इसको ऐसी एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं द्वैध शासन तथा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने का सुझाव दिया। अब ये जैसे आप तैयारी के स्तर पर हैं तो आप ये देखिएगा कि द्वैध शासन कब आया, भारत शासन अधिनियम, द्वैध शासन कब आया और सांप्रदायिक निर्वाचन कब आया। सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा कब बढ़ाया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में आता है, इसका दायरा बढ़ा दिया था 1919 में। द्वैध शासन आता है तुम्हारा, मतलब दोहरी शासन की दोहरी व्यवस्था। द्वैध शासन का मतलब यही हुआ कि शासन की दोहरी व्यवस्था, ये आता 1919 में। तो ऐसे करके रिवाइज भी करते रहिएगा तो सब याद हो जाए। इसके बाद में क्या हुआ, कमीशन ने भारत से वर्मा को, बम्बई से सिंध को और बिहार से उड़ीसा को अलग करने का प्रस्ताव दिया। साइमन कमीशन कहता है कि भारत से वर्मा को अलग कर दो, जो वर्मा मेरे पिया गए रंगून, वो वाला वर्मा। तो वो जो वर्मा है वो रंगून था पहले, और वहाँ पर एक हमारा जो अंतिम मुगल बादशाह था वहीं पर जाकर के निर्वासित जीवन जीता है, तो वो वही रंगून है। भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया, वर्मा भारत से अलग हो गया। वर्मा यानी कि पहले भारत का हिस्सा था। बम्बई को सिंध से अलग कर दिया गया, सिंध का क्षेत्र आप समझ ही रहे हैं ये। और बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। उड़ीसा बिहार पहले एक थे, अब यहीं से राज्यों का क्या होता है, विभाजन होता है। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख बन गया केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इन दोनों का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? 27 से प्रारंभ हो जाती है कि भारत देश से वर्मा देश हो गया, अब वर्मा देश ही बन गया था तो हमारा ही। बम्बई से सिंध अलग हो गया, अलग राज्य का निर्माण होने लगा। और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया, अलग राज्य के निर्माण की आधारशिला रख दी गई। इसके बाद में इस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। अब गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन देखिए, गोलमेज सम्मेलन का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर कर लीजिए। 27 में आपका साइमन कमीशन आया, 30 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद में उसने कहा कि ये जो रिपोर्ट है इस पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार रहेगी, ब्रिटिश भारत के लोग रहेंगे। ब्रिटिश भारत का आशय है कि भारत देश हमारा जो ब्रिटिश के अधीन है। इसके बाद में भारतीय रियासतें रहेंगी और इनके भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि रहेंगे। इनको लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और कहा गया कि भाई हम ये करने वाले हैं, या साइमन कमीशन ने ये रिपोर्ट दी है, अब बताइए ये सही रहेगी या गलत रहेगी। इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने बुलाया। हालांकि फिर उनका उद्देश्य अलग होगा कि वो उस रिपोर्ट को किस तरीके से लागू करना चाहते हैं, या हो सकता है भारत के हित की बात हो या ना हो, उसको माने या ना माने, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ में मिलकर के काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ही लोग हैं, आते नहीं हैं सम्मेलनों में। तो गोलमेज सम्मेलन का कुछ भारत के नेता विरोध करते हैं, कुछ भारत के नेता इसका समर्थन करते हैं। भारत के वो नेता इसका समर्थन करेंगे जिनको रंग और क्षेत्र और लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की छूट प्रदान कर दी कि भाई कोई भेदभाव नहीं करेगा। या फिर वो महिलाएं इसमें भाग लेने का प्रयास करेंगी जिन महिलाओं के कहने पर ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रारंभ किया था। या फिर वो लोग समर्थन करेंगे जिन लोगों को मंत्री परिषद गवर्नर जनरल की परिषद में, जैसे 6 सदस्य थे, 6 में 3 को कर दिया था। 1919 में कह दिया था कि भाई जो भारतीय होना आवश्यक है, 3 का भारतीय होना आवश्यक है, वो जो 3 शामिल होंगे वो तो शामिल होंगे ही ना, वो ब्रिटिश सरकार के व्यक्ति हो गए वो। या फिर वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी बात मान ली जा रही होगी। ठीक है, तो ये 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। आयोजन होने के बाद में क्या होता है, ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिखाई देती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ से? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में क्या आता है कि आपका
इसी बीच में एक घटना और घटती है, सांप्रदायिक अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ये भारत देश में बड़ी मायने रखती है। मैकडोनाल्ड उस समय कौन है? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री हैं। और ये मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसको सांप्रदायिक अवार्ड भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसा था कि अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, अंग्रेज़ों ने यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, अंग्रेज़ों ने सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने के उपरांत में इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जिनको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मिल गई, मतलब उनको चुने जाने की आज़ादी मिल गई कि वो भी नेता बन कर के अपनी बात ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यूरोपीय हो। तो अंग्रेज़ सरकार को उस समय फ़ील हुआ होगा कि यहाँ पर अम्बेडकर जी भी अपने जो दलितों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, तो उसमें भी वो ब्रिटिश सरकार से अपनी बात रख रहे होंगे, ब्रिटिश सरकार से कह रहे होंगे कि भाई ये बताइए कि हमारे आपने दलितों के लिए क्या सोच रखा है? तो वो कह रहे होंगे जब आपने दलितों के लिए क्या सोच रखा है, तो फिर ब्रिटिश सरकार के दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई दलितों को क्यों ना पृथक निर्वाचन की व्यवस्था में दलितों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। अब दलित क्या है? हिंदुओं का पार्ट हिस्सा है, मतलब वो हिंदू धर्म के ही लोग हैं जो दलित की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो एक बहुत बड़ी आबादी थी हिंदुओं की, उसके भी डिवाइड हिस्से बँटने वाले थे, वो भी 2 पार्ट में बँटने वाली थी। एक दलित होने वाली थी, एक नॉन दलित होने वाली थी। अगर दलित को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर देंगे तो ये दलित नेताओं के लिए हर्ष का विषय होगा कि भाई हमको भी चुने जाने की आज़ादी मिलेगी, हम भी अपनी बात ब्रिटिश सरकार के माध्यम से रख सकते, ब्रिटिश सरकार को बता सकते हैं, हम भी अपने लिए जो नीति होंगी उनका निर्माण करवा सकते हैं, हम भी अपने वेलफेयर के लिए, अपने उत्थान के लिए ब्रिटिश सरकार को सहमत कर सकते हैं, ये होगा। और ऊपर से क्या होगा कि गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी जी सोच रहे होंगे कि अगर हिंदू धर्म से ये हिस्सा अलग हो जाएगा तो हिंदू कमज़ोर पड़ जाएगा, या संख्या कम हो जाएगी हम लोगों में ही डिवाइड हो जाएगा। तो गांधी जी के सामने प्रश्न आता है कि हम बटे नहीं, और दलितों के सामने प्रश्न आता है कि हमको अब अंग्रेज़ सरकार ये लाभ दे रही है। तो गांधी जी अम्बेडकर जी से बात करते हैं, अम्बेडकर जी से कहते हैं कि आप इसको नकारिए। अम्बेडकर जी कहते हैं कि भाई हम नकार तो देंगे, लेकिन भाई आप बताओ आपके पास क्या व्यवस्था है, आप क्या करोगे, आप क्या सोचते हैं दलितों के बारे में। तो गांधी जी फिर उसके बाद में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं दलितों के लिए, और अम्बेडकर जी से बात नहीं बन पाती है, अन्य नेता थे जो उनसे भी बात नहीं बन पाती है। तो गांधी जी फिर इस कारण अपना अनशन प्रारंभ करते हैं। गांधी जी अनशन प्रारंभ करते हैं कहाँ पर? पूना की यरवादा जेल में, पूना के यरवादा जेल में अनशन प्रारंभ करते हैं। और जब अनशन प्रारंभ करते हैं तो अम्बेडकर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, ये क्या करते हैं? गांधी जी के साथ में पूना समझौता करते हैं। अब पूना समझौता के माध्यम से बात निकल कर के आती है कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया। मतलब कि जो हिंदू निर्वाचन पद्धति है उसको मैनेज करके रखेंगे, और हम गांधी जी के माध्यम से जो समझौता होता है कांग्रेस और अम्बेडकर साहब का, कि हम और आप दोनों लोग मिल करके इस समझौता को मानेंगे, और गांधी जी वादा करते हैं कि हम हिंदुओं में आपको सीटें आरक्षित करके देंगे। तो वहीं से आरक्षण की बात प्रारंभ होती है, और अम्बेडकर साहब क्या करते हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड को नकार देते हैं। मतलब अंग्रेज मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया ये पुरस्कार, इसको पूरी तरीके से नकार देते हैं। ठीक है, तो यहीं से सांप्रदायिक अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में जो भारत शासन अधिनियम 1935 आ जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था? 1927 में साइमन कमीशन आया, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन में जो आम सहमति बनी, उसका रूप था ये भारत शासन अधिनियम। जो ये सुधार था, संवैधानिक सुधार था। कुछ बातें अंग्रेज़ों ने मानी होंगी, कुछ बातें अंग्रेज़ों ने नहीं मानी होंगी, कुछ बातों पर आम सहमति बनी होगी, कुछ बातों पर आम सहमति नहीं बनी होगी, कुछ बातों पर अंग्रेज़ चाह रहे होंगे कि वो कैसे करके भारत के लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। उनको देखते हुए उन्होंने नीतियों का निर्माण किया होगा। कुछ भारतीय लोग चाह रहे होंगे कि हम कैसे आपसे नियंत्रण, हमारे ऊपर जो आपने नियंत्रण कर रखा है, हम इस नियंत्रण को हटा सकें। 2 बातें होंगी, दोनों तरफ से बातें निकल करके बाहर आ रही होंगी। तो उसी के क्रम में 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, और ये अंतिम संवैधानिक सुधार था, ये आखिरी था। ठीक है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आखिरी था, और इसको अच्छे से हमें अध्ययन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा भारत संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मतलब ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, यही हमारा संविधान का प्रारूप है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अब जैसे कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट है। हमारा संविधान कॉपी पेस्ट नहीं है।
हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं, जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम से चीज़ें ली गई हैं, कई सारी चीज़ें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली। अंग्रेज भी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, उनमें भारतीयों की सहमति है। आप ये समझिए ना कि भारत के लोग उस पर सम्मिलित हैं, भारत के लोगों की सहमति है। भारत के लोग उस समय विधि के निर्माण में अंग्रेजों के सामने खड़े होकर के सवाल जवाब कर रहे हैं, प्रश्न चल रहे हैं, सवाल चल रहे हैं, कोई नियम आ रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, उसके बाद निर्णय लेकर के लागू किया जा रहा है। अंग्रेज थोप नहीं रहे हैं, आम सहमति कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं। इस अधिनियम की 321 धाराएं सीधा सीधा है, 10 अनुसूचियां सीधा सीधा संविधान में ली गई हैं। पहला पॉइंट है, ब्रिटेन में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ब्रिटेन में भारत परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद कब आया? अब ये प्रश्न है आपके लिए, इसको देखिएगा कि भारत का सचिव जो पद था ये कब आया, किस टाइम निकल करके आया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम में आया था भारत सचिव का पद, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, जो भारत परिषद था ब्रिटेन में भी भारत परिषद था, इसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत के सचिव को सलाह देने के लिए कुछ सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, केंद्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन आया, केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत का प्रावधान किया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है, केंद्र में द्वैत शासन कब शुरू होता है? 1935 में। प्रांत में द्वैत शासन कब शुरू होता है बताइए? प्रांतों में द्वैत शासन कब होता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। केंद्र में ये क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन कब प्रारंभ होता है और प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन कब प्रारंभ होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र पर द्वैत शासन की शुरुआत का प्रावधान किया गया, विधानमंडल के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया, संघात्मक भावना को ध्यान में रखते हुए रियासतों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। हालांकि रियासतों से सहमति न मिलने के इसका पुनर्गठन नहीं हो पाया। 1919 का भारत का अधिनियम जारी रहा, ठीक। प्रावधान किया गया, सहमति नहीं मिली तो क्या हुआ, 1919 का भारत शासन अधिनियम जारी रहा। 1919 का भारत शासन अधिनियम ही तो था तुम्हारा प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन, ठीक है। विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया। जब केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया, केंद्र सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, वहीं से सूचियां निकल कर आने लगी। 59, 54, 36 विषय थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में आगे आते हैं तो केंद्रीय स्तर पर संघात्मक न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया। केंद्र में संघात्मक न्यायालय गठन किया गया। जो 1773 में था वो कलकत्ता में था। कहाँ पर था वो? कलकत्ता में था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ से देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि केंद्र में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ। दूसरा बनता है प्रांत में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ। तीसरा बनता है केंद्र में संघीय न्यायालय, अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, प्रांत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसके बाद में बैंक का गठन कर दिया जाता है 1934 में, ठीक है। आरबीआई एक्ट आता है 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 का है, ठीक। आगे की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि सिंध उड़ीसा को नए प्रांतों का दर्जा दे दिया गया। देखो, बम्बई से सिंध अलग होता है और बिहार से उड़ीसा अलग होता है। कब होता है? जो तुम्हारा ये रिपोर्ट आती है 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इसको दर्जा दे दिया जाता है, ठीक। मतलब अब मान्यता मिल गई कि अब आप अलग प्रांत बन गए हैं। संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग, अब प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग दे दी गई, ठीक है। और 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था, ये नाम इंपोर्टेंट है, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम, बम्बई और मद्रास, ठीक। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें कुछ चीज़ें छूटी हैं, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका पहला क्या है तुम्हारा प्रांतीय स्तर पर इस अधिनियम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान। द्वैत शासन के स्थान पर क्या कर दिया गया इन्होंने? उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान कर दिया गया। इस अधिनियम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान। द्वैत शासन के स्थान पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार का गठन तथा स्थानीय विधानमंडल के प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाया गया। इस प्रकार राज्यों को अधिक स्वायत्ताएं प्रदान कर दी गई, राज्यों में भी स्वायत्ताएं दे दी गई। संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में यह ब्रिटिश शासन का अंतिम अधिनियम था। इस 1935 के बाद में कोई संवैधानिक सुधार नहीं आता है और यही 1935 भारतीय संविधान में जगह ले लेता है। यहीं से आरबीआई निकल कर आता है, ये भी भारतीय संविधान में जगह ले लेता है। और यहीं से आपका स्टेट पीसीएस आते हैं, स्टेट पीसीएस सर्विसेज आती हैं, यहीं से जगह ले लेती हैं। इसी प्रकार से हमारे देश के संविधान में आगे बातें बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका एजुकेटर सुरेश चंद्र निषाद। यूपी बोर्ड क्लासेस से संविधान की कक्षाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, संविधान के बारे में। संविधान के विषय के क्रम में ये आपका
जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसका ये अंतिम वीडियो था। इस वीडियो के बाद में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सारी जानकारियाँ आप तक पहुँच गई होंगी, और जहाँ भी आपको समस्या आए आप हमसे, हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस पर आप जाइए और इसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर हम आपको संबंधित विषय की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे, और जो भी वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँचेगा और आपके नोटिफिकेशन में वो दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत।